स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज तो जब मैं प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, जो इस बात में फ़र्क करे कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ नेता, प्रधानमंत्री के तौर पर कब बोलेगा, चुनाव प्रचारक के तौर पर कब बोलेगा, पार्टी के नेता के तौर पर कब बोलेगा। वो हमेशा ही और कब उसके पीछे अपनी पार्टी का झंडा होना चाहिए, कब उसके पीछे बोलते समय अपने देश का झंडा होना चाहिए। मैंने नरेंद्र मोदी को पिछले 11 साल में बहुत से झूठ बोलते हुए सुना है, बहुत सारे प्रपंच रचते हुए सुना है, विपक्ष की पचासों बार निंदा करते हुए सुना है। जी। लेकिन इससे ज़्यादा गिरी हुई बातें करते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। इससे ज़्यादा बड़ा झूठ बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना, जो अभी वो राष्ट्र के नाम संदेश में बोल रहे थे। और गोदी मीडिया बाकायदा कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर हर जगह उन्हीं के मंत्रियों, उन्हीं के मुख्यमंत्रियों, उन्हीं के समर्थकों को कुर्सी पर बैठे हुए, उन्हीं के सांसदों को कुर्सी पे बैठे हुए उन्हें ऐसे दिखा रहा था, जैसे कि सारा देश उनको इस वक़्त सुन रहा हो। मतलब पूरा। और खास बात ये है कि जब उनका संबोधन शुरू भी नहीं हुआ, तभी वो संबोधन में क्या बोलेंगे ये ऊपर लिखा हुआ संकेतात्मक तरीके से आने लगा था। यानी पहले से गोदी मीडिया के चैनलों को पता था कि प्रधानमंत्री का केंद्रीय विषय क्या होगा इसके ऊपर। तो ये जो सदन में जो बहस हुई और ये जो विधेयक वो लाए थे 3 वो विधेयक गिर गए, उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, ये भी आपने देखा। और आज का प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम भाषण था, संदेश तो मैं नहीं कहूँगा, वो भी आपने सुना। तो इसकी आप किस तरह से व्याख्या करें? इसीलिए मैंने आपको आज निमंत्रित किया है नई परख के मंच पर। देखिए मुझे तो लगता है अभय जी, पूरा जो हुआ 3 दिन 2 दिन का हुँ, प्रकरण लोकसभा में, मुझे पूरा कैलकुलेटेड और हुँ, पूरा तय किया हुआ लगता है। हुँ, देखिए, जो सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह की, हुँ, जिसको पल पल की खबर रहती है हुँ, हर चीज की, तो ये तय इसको ये पता लग जाता है कि मतलब नीतीश कुमार जो है वो कब इंडिया गठबंधन में जाएंगे और कब इंडिया गठबंधन से वापस एनडीए में आएंगे, इस तरह की। तो उसको ये जो बात आपको पता थी, हमको पता है, और देश के हर उस व्यक्ति को पता है जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी संसदीय राजनीति में रखता है, कि भाई सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है कोई संवैधानिक संशोधन पास कराने का, सबको मालूम है। और संसदीय इतिहास में अभय जी, आप भी हमसे पुराने हैं, आप काफी पुराने हैं, आपने बहुत पत्रकारिता भी की है, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी सरकार के समय कोई संवैधानिक संशोधन गिर गया हो हाउस में। पहली बार ऐसा हुआ है। 11-12 साल में तो इस सरकार का पहला विधेयक गिरा है, तो है। इसके अलावा पहली बार मुझे जहां तक याद है, कोई पुराना आदमी बता दे भाई, 60 के दशक में और 70 के दशक में कभी कुछ हुआ हो, जहां तक मेरी अपनी स्मृति है पत्रकारिता की, मेरे मतलब पत्रकारिता के जीवन काल में, तो ऐसी कोई घटना सामने आई नहीं। और लोकसभा मैंने कवर की उसके पहले भी, कि संविधान संशोधन गिर गया हो। सरकार अव्वल तो लाती ही नहीं है अगर उसके बाद नंबर नहीं होते हैं। और जब कोई सरकार संविधान संशोधन का कोई विधेयक लेके आती है, तो सारा इंतजाम करके आती है, सारा गुणा भाग लगा के आती है कि भाई ये ऐसे हमको इसको पास कराना है। विपक्ष को विश्वास में लेती है, सहयोगी दलों को विश्वास में लेती है, जो फेंस पे बैठे हुए पार्टियां हैं जिनका जो निर्धारण है उनसे बात करती है। और कुछ नहीं होता है, अगर कुछ दल होते हैं मान लीजिए वो समर्थन नहीं कर सकते, तो वो बायकॉट कर देते हैं ताकि स्ट्रेंथ कम हो जाए और उसमें पास हो जाए। इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना विपक्ष से बात की, ना किसी नेता को विश्वास में लिया, ना, और सीधे सीधे 3 दिन का विशेष बैठक, जो बजट सत्र था उसको बढ़ा दिया और विशेष बैठक की तारीखें घोषित कर दी, 16, 17, 18, और ये संवैधानिक संशोधन विधेयक ले आए और उसे बहस करा दी। और उसके बाद पता है कि पास नहीं होगा, तो बजाय स्टैंडिंग कमेटी या जेपीसी को देने के, इसमें वोटिंग भी करा दी। हुँ। तो इतने कच्चे खिलाड़ी तो मोदी जी या अमित शाह जी नहीं हो सकते कि अपनी सरकार का जो है विधेयक इस तरह गिरने दे। तो मुझे तो लगता है
ये पूरा एक बड़ी रणनीति के तहत हुआ। और ये इसीलिए 2023 का, सितंबर 2023 का जो कानून था, जो महिला आरक्षण का अधिनियम है, नारी शक्ति अधिनियम, जो बंधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जो है, उसमें तो ऑलरेडी आरक्षण की व्यवस्था है 33%, वो सबने मिलकर लागू किया था। उसी में, चूंकि उसमें उस वक्त विपक्ष ने कहा था इसको 2024 से ही लागू करिए और एग्जिस्टिंग 543 सीटों से लागू करिए, तब इसी सरकार ने कहा, यही सरकार थी, तो सरकार आप मान सकते हैं दूसरी हो जाती है लोकसभा, लेकिन यही पार्टी थी, यही प्रधानमंत्री थे, यही सब थे, तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको 2026-27 की जनगणना के बाद फिर परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे 2034 से। और अब उसी को बदलने के लिए विधेयक लाया गया, और वो भी एन जब राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब लाया गया, और उसके बाद वो गिर गया। आज प्रधानमंत्री जी ने उस राष्ट्र के नाम संबोधन किया, कल विधेयक गिरा, उसके महज कुछ मिनट बाद संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता हाथ में छपे हुए प्ले कार्ड लेके प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें कि विपक्ष को कोसा जा रहा था नारी विरोधी, महिला विरोधी। यानी पहले से मालूम था विधेयक गिरेगा और हम इसको मुद्दा बनाएंगे कि पूरा विपक्ष, कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सब आम आदमी पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, सब महिला विरोधी हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि इस वक्त सरकार कोई नया नैरेटिव नहीं दे पा रही थी, और लगातार गल्फ, ये खाड़ी की का जो युद्ध हुआ, उससे सरकार जिस तरह से उसने उसको हैंडल किया, शुरू में एकदम इजराइल की गोद में बैठे हुए हम दिखाई पड़ रहे थे, इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, और बाद में ईरान से फिर हमने कोर्स करेक्शन किया, और उसको लेके जो एक माहौल बना सरकार को लेकर के, फिर इंडो यूएस ट्रेड डील, उसके पहले उसको लेकर के तमाम सारी बातें आई। तो सरकार कोई नया नैरेटिव नहीं बना पा रही थी, और ये एलपीजी और इंडियन ऑयल, ये पेट्रोल और इसकी संभावित जो क्राइसिस है, जो संकट है, इसको लेकर के जो सरकार पर जिस तरह विपक्ष हमलावर था, इन सबको लेकर के मुझे लगता है सरकार ने नया नैरेटिव बनाने के लिए कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी है, विपक्ष महिला विरोधी है, ये सारा पूरा जो है कार्यक्रम किया गया। ये मुझे, मेरा अपना आकलन है, और इसीलिए कल वो प्ले कार्ड से प्रदर्शन हुआ, सारे भाजपा के मंत्री, सहयोगी दलों के मंत्री, सारे सरकार के मंत्री, सांसद, सब जगह जगह जाके उन्होंने विपक्ष को नारी विरोधी बताना शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री जी का आज का पूरा जो भाषण हुआ, राष्ट्र के नाम संबोधन, वो दरअसल विपक्ष के नाम संबोधन एक तरह से था, कहा जा सकता है कि आप लोग महिला विरोधी हो, आपने हर सुधार का विरोध किया है, और हम इसको, आज संख्या बल नहीं है, आखिर में उन्होंने यही कहा, लेकिन हम अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको लागू करके रहेंगे। एक तरह से ये कि मोदी जी महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक है, और विपक्ष महिलाओं का विरोधी है, और महिलाओं के बीच विपक्ष को एक तरह से खलनायक बना दिया जाए, उसमें कांग्रेस को, डीएमके को, समाजवादी पार्टी को, और सारे दलों को, टीएमसी को। और इसका अगर कोई फायदा बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मिल सके तो मिले, नहीं आगे पूरे देश में इस नैरेटिव को चलाया जाए, ताकि आने वाले जितने चुनाव हैं 2027 में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गुजरात है, हिमाचल है, उसमें भी उसको महिला विरोधी साबित किया जाए, और 2029 तक इस नैरेटिव को ले जाया जाए कि विपक्ष महिला विरोधी है, और इस आधार पर एक नया नारा गढ़ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाए। मुझे तो इस पूरा ये जो रणनीति जो है, मुझे पूरे उसके पीछे यही सुनियोजित रणनीति लगती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये जाहिर है कि एक रणनीति के तहत ही सारा कुछ किया गया है, लेकिन जरा इसके बारे में भी थोड़ी समीक्षा कीजिए। मैं भी इसमें अपना दिमाग लड़ा रहा हूं लगातार, अपने और साथियों से भी विचार विमर्श कर रहा हूं कि जनता पार्टी की रणनीति किस हद तक पूरी होगी, भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, अब से पश्चिम बंगाल को देखिए, तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल के साथ देश की दूसरी ऐसी पार्टी है जो टिकट देने में महिलाओं को 25% का आरक्षण देती रही है, अभी से नहीं, काफी दिनों से। कोई और पार्टी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं दिया, और विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी कभी नहीं दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस 25% टिकट महिलाओं को देती रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में, रेखांकित करने योग्य कार्यकर्ताओं में और नेताओं में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, और वो सब दिखाई भी पड़ती है सामने से। इस पार्टी की न केवल सर्वोच्च नेता एक महिला है, बल्कि इस पार्टी के कई जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो दरअसल महिलाओं के चेहरे हैं। जी, ये तो पहले से उनके बारे में
स्थापित है और हम सब लोग मीडिया में उनकी प्रशंसा की जाती रही है। कल्याण मुखर्जी जब संसद में बोल रहे थे तो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम तो 50% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, हम तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी आरक्षण होना चाहिए महिला का, हम इसके लिए भी तैयार हाँ, हैं। क्योंकि क्योंकि उनकी नेता महिला है ना, वो तो हाँ, चाह रहे हैं कि हाँ, महिला प्रधानमंत्री बने, हाँ, नहीं ममता जी। ठीक है, नहीं मतलब नहीं, वो लेकिन बात अच्छी थी अंततः उनकी। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी हम चाहते हैं कि महिला के लिए उसमें भी महिला का कोटा हो। तो वो तो साफ तौर पे इस तरीके से पूरी बात जो है ना वो वहां पे की जा रही है। तो ऐसी पार्टी के ऊपर महिला विरोधी होने का बिल्ला कैसे चश्मा होगा। अब आप आइए तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है। वो जिस तरह से बंगाल की राजनीति चलती है या उत्तर भारत की राजनीति चलती है उस तरीके से नहीं चलती। वहां पर मसला तमिल अस्मिता का और दक्षिणी अस्मिता का मसला ज्यादा बड़ा है। और आपने परिसीमन को इसके साथ जोड़ के वहां पे उन्हें एक और मौका दे दिया। 5-6 दिन लगातार स्टालिन ने अपने पक्ष में और जम के प्रचार किया और आगे भी उसका प्रचार करेंगे। उन्होंने तो परिसीमन बिल को अपने लाइटर से जलाया भी। तो ये बिल्कुल जहां तक फौरी चुनावी फायदा मिलने का सवाल है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, मुझे तो व्यवहारिक दृष्टि से देखने पे उसकी कोई भी गुंजाइश वहां पर नहीं दिखाई पड़ती कि प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की इस कवायद का उन्हें कोई वहां पर चुनावी लाभ इससे मिल सके। ये मुझे कम से कम नहीं दिखाई पड़ता। अब प्रश्न आइए, अब आप आइए उत्तर भारत की ओर। जो ओबीसी जाति की पार्टियां हैं उनके पास भी अपना एक एक मुद्दा है, जिस मुद्दे को वो इसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो शुरू से उनका कहना है कि महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी कोटा होना चाहिए। जिस तरह दलित और आदिवासी कोटा है उस तरह ओबीसी और अल्पसंख्यक कोटा महिला आरक्षण के अंदर होना चाहिए। अब उसके खिलाफ तर्क है कि संविधान में ओबीसी और दलित अल्पसंख्यक कोटे को आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान सभा ने मना कर दिया। ये भी बात सही, संविधान में तो महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, और सारी जो व्यवस्थाएं नहीं है वो सारी संविधान में ईडब्ल्यूएस कोटे की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो व्यवस्थाएं नहीं है वो सारी व्यवस्थाएं संविधान में की जाती हैं, उसी के लिए संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो उनका ये तर्क है उनका कि ये सब होना चाहिए। और इसी के लिए उनकी मांग थी कि जातिगत जनगणना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुझे लगता है कि उसने इनके ऊपर दबाव लगा डाला कि जातिगत जनगणना से इसको निकालो बाहर, इसको पृथक करो। क्योंकि जातिगत जनगणना से होगा तो उसमें ओबीसी को वो सब मामला आ जाएगा और उससे बचना मुश्किल होगा। ओबीसी की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर प्रकट होगी कि इतने परसेंट 50, 60, 70% ओबीसी तक भी निकल सकते हैं देश के बहुत से इलाकों में। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनकी जो समरसता की राजनीति है उसमें पलीता ही लग जाएगा समरसता की राजनीति में। या तो भाजपा पूरी तरह ओबीसी मय हो जाएगी और अभी भी यूजीसी की नियमावली के कारण ओबीसी बनाम ऊंची जातियों वाला जो अंतर्विरोध है वो चल ही रहा है। इस परिस्थिति को मुझे देख के लगता नहीं है कि व्यवहारिक रूप से इस प्रकार की जो इन्होंने रणनीति बनाई है, इस रणनीति का जमीन पर कोई असर होगा। ये बात सही है कि वो प्रचार विचार की कोशिश तो करेगी ही। विनोद जी। अब भाई जी ये बताइए, आपने जो पूरा विश्लेषण किया मैं सहमत हूँ आपसे कि व्यवहारिक रूप से लगता तो नहीं, लेकिन इनके पास चारा क्या था इसके अलावा। जो वातावरण राजनीतिक रूप से एक बन रहा है लगातार तमाम कारणों से जो मैंने भी गिनाए, और सरकार को लग रहा है कि उसके हाथ से पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही है, और उस नैरेटिव को बदलने के लिए और एक नए नैरेटिव के साथ, नए नारे के साथ जनता के बीच में जाने के लिए चारा क्या है इसके अलावा। इसीलिए इन्होंने किया है। माहौल बदल रहा है। आप तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं विनोद जी। जो माहौल बदल रहा है वो माहौल तो उस माहौल के मर्म में आर्थिक प्रश्न बहुत बड़ा मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी जी। क्योंकि जो मर्म है उसका हल नहीं है आपके पास। हाँ, बीमारी जो है उसका हल नहीं है। तो जैसे आप याद कीजिए, गांव में जो नीम हकीम डॉक्टर होते थे झोला छाप, तो अगर पता लगा आप गए और आपने कहा साहब ये जो है इस पैर में दर्द हो रहा है तो आप जा दे दीजिए, तो उनको कुछ नहीं, दूसरे पैर में ज्यादा गहरा घाव कर दिया, तब आप उस दर्द से परेशान हो गए, दूसरा दर्द भूल गए। इस तरह की चीजें होती रही है। तो वही कुछ है कि नंबर एक। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोई, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु में ममता बनर्जी के सामने मुद्दा टिकता नहीं है। उनकी जो महिला परस्त योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण की,
वो अपने आप में वहां बहुत चर्चा का विषय है। सबसे पहली वही थी, बाद में दूसरों ने इसी शुरू की, उनकी नकल में हुई है शुरू। इसीलिए तमाम सारे सर्वे एजेंसियों के सर्वे में ये आता है कि 50-50% महिलाओं का 50% वोट टीएमसी को मिलता है, उससे ज्यादा। दूसरा क्या है, तमिलनाडु में बीजेपी कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, वो जूनियर पार्टनर है एआईडीएमके का। और इससे जो है, इस प्रकरण से एआईडीएमके की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, क्योंकि स्टालिन कोई मुद्दा स्टालिन ने बनाया नहीं था, स्टालिन को मुद्दा मिल गया। वो पहले ही 2023 में भी उन्होंने, आप याद कीजिए जब ये परसीमन की सबकी बात हो रही थी, उस वक्त उन्होंने सारे दक्षिण के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उसमें सबको चिट्ठियां लिखी थी, पत्र लिखा था। और उस समय चंद्रबाबू नायडू 24 बने मुख्यमंत्री, उसमें जगन रेड्डी थे, और आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, और सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने किया था। वो तो इस मुद्दे को बराबर दक्षिण अस्मिता का मुद्दा बनाए हुए हैं, तमिल अस्मिता और दक्षिण अस्मिता, दक्षिण भारत के हिस्सेदारी का। और इस विशेष बैठक, जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा परसीमन को लेकर के संविधान संशोधन, महिला आरक्षण विधेयक में, कानून में, उसने उनको मौका दे दिया और उन्होंने उसको बड़े तरीके से बाउंड्री पर कैच कर लिया। अब कैसे कैच कर लिया कि पूरे तमिलनाडु में काले झंडे, काला प्रदर्शन, काले कपड़े पहन के द्रमुक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वो बिल जलाया, तमिल खुद पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर सब काले कपड़े पहन के आए। उनके भाषणों में भी महिला आरक्षण का समर्थन था और परसीमन का विरोध था, सबके उसमें। तो उन्होंने इस मुद्दे को एक तरह से उत्तर बनाम दक्षिण बना दिया और अपने लिए एक नया मुद्दा क्रिएट कर लिया, जिससे उनकी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ढक गई। तो मुझे लगता है कि भाजपा या उसके गठबंधन जो घटक दल, सहयोगी दल है एआईडीएमके, उनको कोई इस मुद्दे का कोई फायदा नहीं होगा इस चुनाव में। लेकिन, और ये भाजपा भी जानती होगी इस बात को, ऐसा नहीं नहीं जानती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहती है। अब वो बार बार देखिएगा, ये चलेगा। प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में, आज जो अभी उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ विपक्ष को इस बात के लिए उसकी आलोचना की, निंदा की, कोसा कि उसने जो है एक बड़ा महान काम जो हो रहा था उसको उसने नहीं होने दिया, रुकावट डाल दी, बाधा डाल दी, महिलाओं के साथ जो है ये अन्याय हुआ। और कांग्रेस को तो उन्होंने बहुत बार कोसा, और सुधार विरोधी, विपक्ष महिला विरोधी है, पूरा भाषण उन्होंने दिया। यही पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने, यही अमित शाह जी ने कहा, यही किरण रिजिजू ने कहा, यही पूरी भारतीय जनता पार्टी का सुर है। और यही हमारा जो मुख्य धारा का जो मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि महिला आरक्षण, आज हेडलाइंस की महिला आरक्षण रोका गया। तो महिला आरक्षण कोई रोका ही नहीं है, महिला आरक्षण तो लागू है 2023 का, उसका तो नोटिफिकेशन भी सरकार इतनी गंभीर थी उसको लेकर के, उस महिला आरक्षण को लेकर, सितंबर 2023 में जो बिल पास होता है उसका जो गजट नोटिफिकेशन है वो किया जा रहा है अभी शुक्रवार की, उसकी बृहस्पति की रात को, मतलब दो साल बाद, 2 साल से भी ज्यादा हो गया लगभग। तो इतना तो आप गंभीर है महिला आरक्षण को लेकर के, तो महिला आरक्षण तो खत्म नहीं हुआ। और जो संसद में विपक्ष ने बार बार कहा है, हर नेता ने, हर बड़े नेता ने, छोटे नेता ने, जिसने भी भाषण दिया, और बाहर भी कह रहे हैं कि भाई आप एग्जिस्टिंग 543 सीटों में, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है विधानसभाओं की और लोकसभा की, संसद की, उसमें दे दीजिए 33%। हम अब ले आइए अमेंडमेंट, और हम तैयार हैं उसके लिए, हम सब ध्वनिमति से पारित करा देंगे उसको। सारा विपक्ष कह रहा है तो सरकार कर दे उसको, कोई बुलडोज नहीं करेगा उसको। लेकिन वो न करके बार बार ये कहना कि विपक्ष ने रोक दिया, विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष, क्योंकि आप एक बढ़िया खूबसूरत पैकिंग में, महिला आरक्षण की खूबसूरत पैकिंग में आप परसीमन वाला ले आए थे कि 850 सीटें हो जाएंगी पार्लियामेंट में और 50% सीटें बढ़ जाएंगी, जो कि बिल में लिखा भी नहीं था। तो कुल मिला के पहले दिन से सरकार की नीयत इस बिल को लेके मालूम था कि पारित नहीं होगा, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की थी, और वो अब सामने आ रही है। वो इसको राजनीतिक मुद्दा, अब विपक्ष कैसे काउंटर करेगा, उसने शुरू कर दिया काउंटर। आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें साफ की कि आप क्या चाहते हैं। अभी आप देखिएगा, जो मेरा अपना वो है कि अब राहुल गांधी भी कोई वीडियो डालेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का आज भाषण हुआ उसके जवाब में राहुल गांधी भी कुछ वीडियो डालेंगे। इतना लंबा तो नहीं डालेंगे, लेकिन हो सकता है 5-7 मिनट का उनका भी कुछ आए। तो ये लड़ाई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में रहेगी कि कौन महिला विरोधी है, कौन महिला समर्थक है।
विपक्ष कहेगा कि हम तैयार हैं आरक्षण के लिए, अभी आप बुलाइए सत्र और दीजिए और लागू कर दिए इससे। सरकार कहेगी महिला विरोधी है, इन्होंने जो है इसको रोक दिया और हम तो 2029 से करना चाहते थे। तो ये लड़ाई, ये मुद्दा, ये एक वॉलीबॉल हो गया महिला आरक्षण कानून कि कभी विपक्ष उधर से मारेगा, इस तरफ सत्ता पक्ष अपनी तरफ से उसका जवाब देगा और यही चलेगा फिलहाल। तो मुझे लगता है ये सरकार की कोशिश है कि अब सार्वजनिक विमर्श, राजनीतिक विमर्श महिला आरक्षण के इर्द गिर्द रहे, बाकी आप भूल जाइए कि इकोनॉमी 6ठे नंबर की हो गई है। अभी रिपोर्ट आई है जो हम 5वें नंबर से 4थे और 3रे नंबर पर होने जा रहे थे, तभी खुद कई जगह इस तरह की खबरें आई हैं। आप और बेहतर तरीके से उसकी वो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अर्थशास्त्र की ज्यादा समझ है नहीं, लेकिन ये कहा गया रुपया जिस तक डिवैल्यू हुआ है उसकी वजह से शायद हम लोग जो है हमारे इकोनॉमी पर थोड़ा पीछे रही है। हालांकि सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बनी जाती है। बेरोजगारी की जो स्थिति है, जो महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हार्मोज संकट जो एक खाड़ी का है, उससे तेल की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है और गैस की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, इससे महंगाई बढ़ने की आशंकाएं है। यूरिया खाद का संकट आसन्न है, बारिश इस तरह हो रही है इससे फसल खराब हो रही है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सरकार को असहज कर सकते हैं और चुनाव लगातार आने ही आने हैं। तो इस पूरे जन असंतोष को, अभी नोएडा और आसपास जिस तरह से श्रमिक असंतोष का उभार हुआ, हालांकि वो हिंसक भी हो गया जो कि गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम सब उसके खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह की जो तमाम खबरें आ रही हैं उनको, उनसे ध्यान हटाने के लिए महिला आरक्षण को विमर्श में लिया गया और उसी में डिबेट चले पक्षी पक्षी बीच में। तो सरकार को भी सहूलियत है कि बाकी चीजों से ध्यान हट जाएगा और महिला आरक्षण पर हम विपक्ष को घेरते रहेंगे, विपक्ष हमें घेरता रहेगा, गाड़ी आगे चलती रहेगी। मुझे तो कुल मिला के पूरे खेल में यही लगता है। अगर चुनाव सिर पे होते, 6 महीने का अंतर होता, चाहे विधानसभा के हों, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, तब इस तरह की रणनीति बनाई जाती तो वो हो सकता है कि एक मतदाताओं के, महिला मतदाताओं के एक खास हिस्से तक वो संदेश अपने राजनीतिक रूप में कुछ खास तरह से पहुंचता और वो लोग उसके ऊपर सोचते, सोच विचार कर सकते थे। वो उसको मानते या नहीं मानते ही तो मैं नहीं कह सकता, अलग बात है, लेकिन वो ऐसा हो सकता था। अभी तो ये है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है, लोकसभा चुनाव और उससे भी ज्यादा दूर है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये इन चीजों को, इस तरह के नैरेटिव को इतनी देर तक लगातार सस्टेन किया जा सकता है। हाँ, ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूं इस बात से कि जो मौजूदा संकट है सरकार का राजनीतिक संकट है, इसके अंदर महंगाई का बम फूटने वाला है, जिसके अंदर मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, इसके अंदर बहुत व्यापक तौर पर नाराजगी है, सरकार की तमाम सारी विदेश नीति के ऊपर सवालिया निशान है, सरकार के पास कुछ कहने करने के लिए है नहीं बहुत सकारात्मक रूप से, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है, इनका कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, ये केवल अलग बैठे हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उससे कुछ ध्यान लोगों का भटकाया जाए, उसके लिए उन्होंने ये सब नाटक रचा। अगर केवल इसके लिए नाटक रचा गया है तो मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। मैं गलत हो सकता हूं पूरी तरह, मैं अपनी गलती बाद में स्वीकार कर लूंगा, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता फिरोज जी, लेकिन मुझे तो इसके ऊपर ये तरस आ रहा है कि ऐसा करने के लिए महिला आरक्षण को ये खींच लाए अपनी इस गंदी राजनीति में। यानी महिला आरक्षण एक डाइवर्जरी टैक्टिस, एक पटरी से चर्चा को पटरी से उतारने और एक नई जगह एक भ्रम फैलाने के लिए, एक धुंधलका फैलाने के लिए, अगर महिला आरक्षण जैसे विषय को, एक ऐसी चीज को, इसको संसद सर्वसम्मत से पारित कर चुकी है 2023 में, तो राज्यसभा में उससे पहले ही पारित कर दिया गया था जबकि यूपीए की सरकार थी, उसको ये लाते हैं तो इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति को किस तरह चलाना चाहते हैं। देखिए अभय जी, आपकी बात सही है कि चुनाव अगर नजदीक होते और तब इस तरह का मुद्दा आता तो ये लगता कि तुरंत चुनाव में उसका फायदा मिल सकता है। और अभी जो 2 चुनाव हो रहे हैं वहां कोई बहुत ज्यादा इसका असर पड़ना नहीं, जहाँ 2 जगह 23 और 29 को वोटिंग होनी है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। बाकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी 1 साल है, पंजाब के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में 1.5 साल से ज्यादा करीब है, और हिमाचल के चुनाव में। तो बात आपकी सही है, लेकिन एक संभावना की बात विचार कीजिए, काल्पनिक है, इमेजिनरी, मैं उसको, मेरे पास कोई सूचना है, कोई मेरे पास वो नहीं है, मैं एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं। मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र से इसको एक बड़ा मुद्दा बना दे और विपक्ष को ये कर दे कि विपक्ष महिला विरोधी है, और महिलाओं में इसको लेके एक बड़ा रिएक्शन हो जाए और इस तरह का फीडबैक सरकार को मिले,
तो सरकार चुनाव नजदीक ले आएगी, कितनी देर लगेगी? ये हो सकता है ना? तो टेस्ट के नहीं होगा तो ठीक है, चलो सरकार तो चल ही रही है, ये ये मैं तो ये एक मतलब ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एक मध्यावधि चुनाव के बारे में सोच सकते हैं, पहले से ही उनका बहुमत ये सोच के इस बार हम दांव मारे, हमें पूर्ण स्पष्ट बहुमत फिर से मिल जाए। वो महिलाओं के बीच में यही कहें कि हमको पूरी ताकत दीजिए, हम आपके लिए जो है तो करना चाहते हैं जो हमको करने नहीं दिया गया विपक्ष ने, और इमोशनल अपील करें, जैसे जिसकी शुरुआत उन्होंने आज कर दी है दूरदर्शन पर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन से। और अभी देखिए कुछ ताज्जुब नहीं हो सकता कल या परसों अखबारों में लेख आ जाए उनके, सारे अखबारों में देश भर के, क्यों आजकल लेख भी प्रधानमंत्री जी के काफी आ रहे हैं, वो भी आ सकता है, हो सकता है गृह मंत्री जी का लेख आ जाए, और इस नैरेटिव को चलने दें। और अगर इस तरह का फीडबैक आए उनको, कह रही तो मुद्दा बन रहा है महिलाओं में, महिलाएं कह रही हाँ बिल्कुल मोदी जी जो है आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो फिर हो सकता है कि 6 महीने से या इस साल के अंत तक सोच लें ऐसा करने का। मतलब ये मैं इमेजिनरी स्थिति, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक दांव पेच की बात, और नहीं बनता है मुद्दा तो फिर अभी फिलहाल तो हमारा काम ये बन गया कि हमने दूसरे मुद्दों जो है थोड़ा भटका दिया, बाकी नया कुछ देखेंगे। तो वो जो राहुल गांधी जो जादू वाली ये बात आपने ये वाली कही है ना कि ये एक तरह से टटोल रहे हैं कि हाँ, क्या महिलाओं वाला मुद्दा कितना कारगर बनता है, इसका राजनीतिकरण हो सकता है और ये हमारे लिए महिला वोटों की फसल के रूप में बदल सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ उठाने के लिए ये लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के साथ ही लोकसभा का चुनाव करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभय जी जिस तरह से बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, सब जगह और झारखंड में महिला वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई है सरकारें बनाए रखने में। मतलब मध्य प्रदेश में महिला वोटरों ने सरकार बीजेपी को बनाए रखा, महाराष्ट्र में बनाए रखा, हरियाणा में बनाए रखा, आपका दिल्ली में भी उन्होंने वही नारा दिया और अरविंद केजरीवाल की सरकार हट गई और आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की सरकार आ गई, और झारखंड में हेमंत सोरेन रिपीट कर गए। तो अब मान लीजिए इसी के साथ ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि सरकार देश भर की महिलाओं के लिए कोई बड़ी योजना घोषित कर दे कि हर महिला के खाते में इतने रुपए जाएंगे, नारी शक्ति बंधन के तहत, और 10,000 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए अमुक राशि जाएगी, और उसकी किस्त जानी शुरू हो जाए और फिर चुनाव करा दिए जाए। हाँ, ये हो सकता है। तो जो आप बिहार में आपने होता देखा, महाराष्ट्र में होता देखा, मध्य प्रदेश में, वो सारे देश में देखा 80 करोड़ लोग वैसे ही भोजन ले रहे हैं मुफ्त में, राशन, जो सिर्फ कोविड काल के लिए था, तो 2028 तक बढ़ा हुआ है, तो ले रहे हैं ना। तो फिर एक महिला, तो ये कुछ भी इस तरह हो सकता है कि सारी जो स्टेट्स की योजनाएं उनको मर्ज करके और नई योजना के रूप में मोदी जी के चित्र के साथ और उनके संदेश के साथ कर दिया जाए। नहीं, ये सब हो सकता है। ये सारी ये सब हथकंडेबाजी हो सकती है, और इस हथकंडेबाजी का कुछ प्रभाव भी पड़ेगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि देश में गरीबी बहुत है। बिहार में जिस तरीके से प्रभाव पड़ा, तो ऐसा तो नहीं कि बिहार जैसा ही सारे देश में हो जाए, लेकिन बिहार में, सारे देश में गरीब महिलाएं बहुत हैं, और जब उनको प्रधानमंत्री के चित्र के साथ में कुछ नारी वंदन जैसे फिक्रे एक टैग लाइन के साथ में अगर कुछ नकदी मिलती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ सकती हैं। इस तरह का माहौल बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगा सकती है चुनाव जीतने के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं। ये काम तो वो लोग कर सकते हैं। अगर इस योजना के साथ ये जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक दूरगामी योजना के तहत काम कर रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव विपक्ष महिला विरोधी है, हम महिला समर्थक हैं, और साथ में कोई योजना मिला करके इस साल के अंत तक या 2027 के प्रारंभ में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे और उत्तराखंड के और पंजाब के, तो साथ में, तो मतलब ये सारी सिनेरियोज बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बनेंगे ही, लेकिन क्योंकि जब ये इतना बड़ा फैसला किया है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार ने, जो हर एक चीज जानते हुए कि बिल गिर जाएगा, तो हर चीज का कैलकुलेशन करती है, हर चीज का गुणा भाग लगाती है, और उन्होंने किया और बिल को गिरने दिया। बड़ा आसान था भाई। देखिए, आप मान लीजिए विपक्ष से समर्थन नहीं जुटा पा रहे थे,
ठीक है, मान लिया नहीं जुटा पा रहे थे, विपक्ष तैयार नहीं था आपके साथ आपके परिसीमन बिल पर आने की, तो आप उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते या जेपीसी को भेज देते कि भाई दोनों, और 6 महीने के लिए वो टल जाता बिल। ये तो सरकार के हाथ में बहुत आसान सी चीज थी, लेकिन तब वो मुद्दा नहीं बनता। हाँ, तब वो सरकार को शहीद बनने का मौका नहीं मिलता ना। हाँ, तो बिल को गिरने दिया सरकार ने, जानते हुए कि गिरेगा, गिरने दिया। तो इस पूरी रणनीति के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है बड़ा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने हम लोग अब चर्चा के आखिरी चर्चा इस तरह शुरू से चली और जहां हम लोग पहुंचे हैं वहां कम से कम हम लोगों ने एक विश्लेषण तो किया कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इस महिला आरक्षण से जोड़ के उन्होंने जो अपनी चुनावी रणनीति बनाई है उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये एक विश्लेषण हमने कर पाया है इसमें। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक नई बात है और इसको हम लोग जल्दी ही अपनी अन्य चर्चाओं में भी रेखांकित करके इसकी फिर से जांच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।